मित्रों, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को समझने के बाद आइए समझते हैं कि किसी केस में जिसमें पीसीओडी की संभावना हो सकती है, इस तरह के केसेस को हम किस तरह से उनको अप्रोच करते हैं, कैसे उनको पिक करते हैं, कैसे उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और कैसे उनकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस को सबको एक्सक्लूड करते करते हम फाइनली पीसीओडी की डायग्नोसिस तक पहुंचते हैं। पुनः ध्यान रहे कि पीसीओडी के जो प्रमुख क्राइटेरिया हैं हाइपर एंड्रोजेनिज्म, ओलिगो एनोवुलेशन और अल्ट्रासाउंड में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी, यही तीन सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया हैं जिनसे हम पीसीओडी और रिलेटेड डिसऑर्डर्स की डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाते हैं। इन तीनों क्राइटेरियाज में भी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हाइपर एंड्रोजेनिज्म। तो सबसे पहले हमको उस फीमेल से यह जानना होगा कि जो हाइपर एंड्रोजेनिक जो सिम्टम्स हैं या साइंस हैं वह किस प्रकार उत्पन्न हुए, कब से उत्पन्न हुए, और उसको हमें देख के समझना है कि उनकी सीवियरिटी क्या है। यदि वह सडन ऑनसेट बहुत कुछ समय से ही हुए, पहले बिल्कुल ठीक थी, सडनली स्टार्ट हुए और 2, 3, 4, 6 महीने में ही बहुत ही रैपिडली प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। और यदि हम देख रहे हैं इन हाइपर एंड्रोजेनिक फीचर्स जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, हर्सुटिज्म, एक्नी, सीबोरिया और एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, इन 4 रूपों में आते हैं, क्लिनिकली मैनिफेस्ट करते हैं। यदि इन हाइपर एंड्रोजेनिक फीचर्स के साथ विरिलाइजेशन के भी साइन मिल रहे हैं, विरिलाइजेशन मतलब फीमेल में मेल के जैसे एडवांस्ड फीचर्स, मेल लाइक वॉइस, मस्कुलर बॉडी हैबिटस और क्लाइटोरोमेगैली, क्लाइटोरिस का भी एनलार्ज हो जाना, यह तीनों क्राइटेरिया बताते हैं कि हाइपर एंड्रोजेनिज्म काफ़ी सीवियर कैटेगरी का है। तो यदि सडन ऑनसेट है, रैपिडली प्रोग्रेसिव है और विरिलाइजेशन के साथ है, तब यह इंडिकेट करते हैं एक सीवियर डिसऑर्डर को। और इसके अगेंस्ट यदि यूजुअली प्यूबर्टी के बाद आरंभ होने वाला, ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव, स्लोली प्रोग्रेस करने वाला और विरिलाइजेशन के सीवियर फीचर्स के साथ ना होने वाला हो, तो यह डिसऑर्डर्स। तो इस प्रकार से एक सीवियर डिसऑर्डर, एक माइल्ड टू मॉडरेट डिसऑर्डर्स, सबसे पहले आवश्यक है इन दोनों को समझना कि यह डिसऑर्डर किस प्रकार का है। तो ध्यान रखें कि जो सडन ऑनसेट, रैपिडली प्रोग्रेसिव और विरिलाइजेशन के साथ होने वाले जो डिसऑर्डर्स हैं वह सीवियर होते हैं और ऐसे केसेस यूजुअली पीसीओडी के जैसे फंक्शनल डिसऑर्डर्स में नहीं आते। इनको एक्सक्लूड करने के लिए जो संभावना है ऐसे केसेस में सबसे ज़्यादा है कि ओवेरियन या एड्रिनल नियोप्लेजिया होने की। तो इसके लिए हमें कुछ इमेजिंग टेक्निक्स का सहारा लेना पड़ता है, ओवेरियन एवं एड्रिनल अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन या एमआरआई, जिससे हम यह देखें कि एड्रिनल या ओवेरियन हाइपरप्लेजिया या नियोप्लेजिया है या ओवेरियन हाइपरथिकोसिस, जो कि पीसीओडी का ही एक मोर एडवांस्ड फॉर्म मानी जाती है, ये है। और यह तीनों काफ़ी क्लिनिकली सीरियस कंडीशंस हैं जिनको एक्सक्लूड करना बहुत आवश्यक है। इसके विपरीत जो पेरीप्यूबर्टल ऑनसेट वाली स्लोली प्रोग्रेसिव माइल्डर डिसऑर्डर जिसमें कोई विरिलाइजिंग फीचर्स नहीं है, यह अधिकतर फंक्शनल डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें हमारा एक पीसीओडी है। लेकिन कुछ एथनिक पॉपुलेशंस में, जो कि हमारे इंडिया में अधिकतर नहीं है, ज्यूज़ में या कुछ और पॉपुलेशंस हैं, उनमें नॉन क्लासिक कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया यह काफ़ी कॉमन प्रेजेंट होता है। तो इसको रूल आउट करने के लिए हमें ऐसे केसेस में 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन या डिऑक्सीकॉर्टिसोल, 11 डिऑक्सीकॉर्टिसोल, इनका एस्टिमेशन कराना होता है या बेसल या स्टिमुलेशन के बाद। तो इससे हम ये नॉन क्लासिक सीएच को एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहला फीचर तो यह है कि हम सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर्स को एक्सक्लूड करें। उसके बाद कुछ एथनिक पॉपुलेशंस में जिनमें यह प्रेवलेंस ज़्यादा है, नॉन क्लासिक सीएच को एक्सक्लूड करें। माइल्डर केसेस में जो पेरीप्यूबर्टल ऑनसेट के और स्लोली प्रोग्रेसिव हों, जिसमें विरिलाइजेशन ना हो, और अगर वो एथनिक पॉपुलेशन यूज़ वगैरह में डील ना कर रहे हो, हम लोग नॉन एथनिक पॉपुलेशन में हों, तो इसमें हमारा आगे
जो अप्रोच का तरीका है उसमें बहुत ही आसान एक टेस्ट करा लें। सबसे पहले सीरम टोटल टेस्टोस्टेरोन। सीरम टोटल टेस्टोस्टेरोन के एस्टिमेशन से हम ये देख सकते हैं कि हाइपर एंड्रोजेनीमिया उस फीमेल में है या नहीं है। सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर ऑन द हायर साइड हो या बियॉन्ड लिमिट्स हो तब यह जस्टिफाई करता है कि हाइपर एंड्रोजेनिज्म प्रेजेंट है। और इसके कंप्लीट वर्कअप के लिए उसके बाद हम ओवेरियन या पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवाएं और कुछ कॉमन केसेस, कॉमन कॉजेज़ को एक्सक्लूड करने के लिए टीएसएच और प्रोलैक्टिन लेवल्स कराएं। तो जनरली जो हमारे अधिकांश केसेस आते हैं हमारे पास, उनमें हमारी अप्रोच होगी नंबर 1 सीरम टेस्टोस्टेरोन, सीरम टीएसएच और सीरम प्रोलैक्टिन कराने की, और साथ में एक ओवेरियन अल्ट्रासाउंड, जिसके द्वारा हम ये आगे समझते हैं कि पीसीओएस हो सकता है या नहीं, और यदि हो सकता है तो उसकी फिनोटाइप्स क्या क्या होंगी। तो इस प्रकार यदि हमने माइल्डर प्रेजेंटेशन वाली इन फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन ओवेरियन अल्ट्रासाउंड कराया, हम उनमें हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरप्रोजेक्टिनिमिया वाले केसेस यदि हैं तो उनको हमने पहले ही एक्सक्लूड कर दिया। तो यदि हाइपोथायराइडिज्म हाइपरप्रोजेक्टिनिमिया नहीं है तो टेस्टोस्टेरोन और अल्ट्रासाउंड, इन दो चीज़ों में हमें डिस्टिंग्विश करना है इन दोनों के द्वारा कि पीसीओडी प्रेजेंट है या नहीं है, या उसके दूसरे क्या क्या फिनोटाइप्स हो सकते हैं। यदि टोटल या फ्री टेस्टोस्टेरोन एलिवेटेड है, ओलिगो एनिवोल्यूशन है और पीसीओएम मॉर्फोलॉजी प्रेजेंट है, तब तो यह केसेस क्लासिक पीसीओएस के हुए। लेकिन यदि केवल एंड्रोजन लेवल्स बढ़े हैं, फ्री या टोटल टेस्टोस्टेरोन, और साथ में ओवरीज नॉर्मल है, एनोवल्यूशन नहीं है, तब ये केसेस हुए इडियोपैथिक हाइपर एंड्रोजेनीमिया के। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ओवरीज नॉर्मल है, ओव्यूलेशन नॉर्मल है और टेस्टोस्टेरोन लेवल भी नॉर्मल है, लेकिन हिर्सुटिज्म प्रेजेंट है। यह केसेस, ऐसे केसेस को हम कहते हैं इडियोपैथिक हिर्सुटिज्म। तो यदि यह तीनों नॉर्मल है, इडियोपैथिक हिर्सुटिज्म, यदि केवल टेस्टोस्टेरोन एलिवेटेड है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है, इडियोपैथिक हाइपर एंड्रोजेनिज्म, और यदि किसी हिर्सुटिज्म के साथ प्रेजेंट करने वाली फीमेल में टेस्टोस्टेरोन लेवल, एनोवुलेशन और पीसीओएम यह तीनों प्रेजेंट हैं, तब उन केसेस को हम क्लासिक पीसीओएस लेबल करते हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि यह तीन जो मेन क्लिनिकल फीचर्स हैं, ये इनके प्रेजेंट होने पे या इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से, उसी से हमारी पीसीओडी डायग्नोस होती है और इसके डिफरेंट फिनोटाइपिक प्रेजेंटेशंस को हम देख सकते हैं। केवल इन तीनों के कॉम्बिनेशंस का ही जो प्रोपोर्शन है उसके चेंज होने से पीसीओडी के फिनोटाइप्स चेंज हो जाते हैं। जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया वह था किसी हिर्सुटिज्म से के साथ प्रेजेंट करने वाली फीमेल को हम नॉर्मली अप्रोच कैसे करते हैं। अगर वो माइल्डर सिम्टम्स के साथ हो, स्लोली प्रोग्रेसिव सिम्टम्स के साथ हो और पेरीप्यूबर्टल एजेस में प्रेजेंट कर रही हो, तब हमने उसका सीरम टेस्टोस्टेरोन, टीएसएच प्रोलैक्टिन और ओवेरियन अल्ट्रासाउंड कराया और उसके द्वारा यह डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाई। परंतु यदि हम इसको डिटेल में और सभी केसेस को ध्यान में रखते हुए हम इनको डिस्कस करें, तो आइए इसको और डीप में डिस्कस करने के लिए सबसे पहला स्टेप हम लेते हैं एक्सक्लूजन ऑफ रिलेटेड डिसऑर्डर्स, जिसमें हाइपोथायराइडिज्म जो टीएसएच के द्वारा एक्सक्लूड हो सकती है, हाइपरप्रोजेक्टिनिमिया जो कि हिर्सुटिज्म कॉज कर सकता है वह सीरम प्रोलैक्टिन लेवल के द्वारा एक्सक्लूड हो सकता है, जो एमिनोरिया के साथ प्रेजेंट करने वाली कुछ फीमेल्स यंगर एज ग्रुप की प्रीमेच्योर ओवेरियन फेल्यूर की भी हो सकती हैं, इसको हम सीरम एफएसएच लेवल से डायग्नोस कर सकते हैं। जो सीवियर फॉर्म है ओवेरियन हाइपरथिकोसिस, उसको एलएच एफएसएच लेवल से, जहाँ पे एलएच क्लासिकली एफएसएच से ज़्यादा होता है और हाइपरथिकोसिस लेवल करने के लिए एलएच अगर एफएसएच से डबल या उससे ज़्यादा हो तब वो ओवेरियन हाइपरथिकोसिस का लक्षण होता है। ध्यान रहे एलएच एफएसएच को पीसीओडी की डायग्नोसिस के लिए एसेंशियल नहीं माना जाता।
कशिंग सिंड्रोम के तो अधिकांश तरह केसेस को हम क्लिनिकली डायग्नोज कर सकते हैं, लेकिन उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए सीरम कोर्टिसोल लेवल मॉर्निंग 8 AM, इवनिंग 4 PM, जिससे उनका डायनल वेरिएशन जाना जा सके, या डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट के द्वारा हम कशिंग सिंड्रोम को डिटेक्ट कर सकते हैं। नॉन क्लासिक CAH के लिए 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन लेवल बेसल या ACTH के द्वारा स्टिमुलेटेड, और एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स के लिए सीरम DHEAS लेवल और सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल, और इनके साथ ओवेरियन या एड्रिनल्स की इमेजिंग। तो इन टेस्टिंग्स के द्वारा हम जो फर्स्ट स्टेप है एक्सक्लूजन ऑफ रिलेटेड डिसऑर्डर्स इफ क्लिनिकली इंडिकेटेड, यहाँ पे हमने माइल्डर केसेस और सीवियर केसेस सबको कंबाइन करके और सब के साथ में हम अप्रोच कैसे करें यह डिस्कस किया है। जो हमारा स्टेप 2 है वह है हाइपर एंड्रोजेनीमिया को इस्टेब्लिश करना, यह देखना कि एंड्रोजन लेवल ब्लड में कितने हैं, नॉर्मल, माइल्डली एलिवेटेड या सीवियरली एलिवेटेड। इसके लिए क्लासिकल टेस्ट तो है सीरम फ्री टेस्टोस्टेरोन। फ्री टेस्टोस्टेरोन जो कि बायोअवेलेबल या एक्टिव टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है, यदि वह हमारे अपने नॉर्मल से हायर लेवल में है। ध्यान रहे सीरम फ्री टेस्टोस्टेरोन यह आइडियल तो है, परंतु प्रैक्टिकली इसके एसेस बहुत रिलायबल नहीं है। एक रिलायबल एसे के लिए हमें इक्विलिब्रियम डायलिसिस मेथड या लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इनके द्वारा किए गए फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल तो हमारे आइडियल रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन जो कॉमनली हम लोग RIA केमिलोमिनेसेंस ऐसे करते हैं वह इसके लिए बहुत रिलायबल नहीं है। इसीलिए फ्री टेस्टोस्टेरोन की जगह पर हम प्रैक्टिकली टोटल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को मेज़र करते हैं। टोटल टेस्टोस्टेरोन के लिए भी ध्यान रखना है कि PCOS के जैसी फिजियोलॉजिकल फंक्शनल डिसऑर्डर्स में यह टोटल टेस्टोस्टेरोन लेवल भी नॉर्मल लिमिट्स में ही होते हैं और बहुत ज़्यादा एलिवेटेड नहीं होते। इसलिए इनके लिए भी यदि हम फाइनर टेक्नोलॉजीज यूज़ करें तो वो बेहतर होता है, परंतु जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या मास स्पेक्ट्रोमेट्री के प्रेजेंस के अलावा जहाँ पे जो सब जगह प्रेजेंट नहीं होते, तो इनको हम RIA या केमिलोमिनेसेंस से भी देख सकते हैं। हो सकता है इन फ्यूचर रिलायबल टेक्नोलॉजीज़ के साथ में हम इनकी लो लेवल्स को भी ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रेडेशंस में क्लासिफाई कर पाएँ कि लो नॉर्मल, मिड नॉर्मल, हाई नॉर्मल लेवल्स में यह कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। टोटल टेस्टोस्टेरोन फीमेल्स में यूजुअली 0.1 से 0.8 नैनोग्राम पर ml होता है, और आप देखेंगे कि अधिकांश PCOS के फीमेल्स में यह 0.6 नैनोग्राम ml से कम ही रहता है, यानी मिड नॉर्मल रेंजेस में ही टेस्टोस्टेरोन मिलता है। यूँ तो एंड्रोजेंस कई अन्य भी होते हैं जैसे DHEAS, एंडोस्टेरोन, लेकिन यह देखा गया कि PCOS के जैसे केसेस में जिसमें माइल्ड लेवल्स ही रहते हैं, ये एंडोस्टेरोन और DHEAS की बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि यदि टेस्टोस्टेरोन लेवल, टोटल टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल है, तब अधिकांश केसेस में इनकी रिलेवेंस ज़्यादा नहीं होती। जब यह दोनों टेस्ट ऐसा बहुत कम होता है कि टोटल टेस्टोस्टेरोन हमारा नॉर्मल हो और यह दोनों टेस्ट अकेले DHEAS और एंडोस्टेरोन लेवल ये हाई हो, ऐसा ज़्यादा कॉमन नहीं है। इसलिए अधिकांश केसेस में हमारा काम सीरम टोटल टेस्टोस्टेरोन से ही चल जाता है। कुछ और टेस्ट है जैसे डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, 11 ऑक्सीजनेटेड एंड्रोजेंस या फ्री एंड्रोजन इंडेक्स, यह केसेस, यह पैरामीटर्स भी यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन ये अधिकांश ये रिसर्च टूल हैं और हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो कॉमनेस्ट परफॉर्म्ड टेस्ट है वो सीरम टोटल टेस्टोस्टेरोन। जो दूसरा क्राइटेरिया है PCOM, ओवेरियन मॉर्फोलॉजी इन अल्ट्रासाउंड, इसके जो क्राइटेरिया हैं वो ओवरीज का वॉल्यूम बढ़ जाना, ओवेरियन वॉल्यूम मोर देन 10 ml होना, या ओवरीज में टोटल नंबर ऑफ फॉलिकल्स 12 से ज़्यादा होना जो कि स्मॉल इन साइज हो, 2 to 9 मिलीमीटर्स की। यह दोनों क्राइटेरिया यदि किसी एक ओवरी में है या दोनों में है, इन दोनों केसेस में हम PCOM की
डायग्नोसिस को या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी प्रेजेंट है यह कह सकते हैं। हम जानते हैं कि पीसीओडी की अधिकांश फीमेल्स ओवरवेट होती हैं, ओबीस होती हैं और इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस काफ़ी होता है, जिसके कारण से इनका मेटाबॉलिक डिसफंक्शंस इसमें ज़्यादा होते हैं और ये मेटाबॉलिक डिसफंक्शंस ही कार्डियो मेटाबॉलिक डिसफंक्शंस में ट्रांसलेट हो सकते हैं, जिसमें कार्डियक रिस्क भी इन फ्यूचर बढ़ जाए। तो ऐसे केसेस के लिए क्लिनिकली तो हम उनको एंथ्रोपोमेट्री, जिसमें बीएमआई, वेस्ट हिप रेशियो, बॉडी फैट एनालिसिस, इनको देख लें कि उनमें बॉडी फैट कंटेंट ज़्यादा है कि नहीं। इस मेटाबॉलिक वर्कअप में हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें फास्टिंग और 2 आवर्स आफ्टर 75 ग्राम ग्लूकोज लोड देके तभी हम क्वांटिफाई करें कि वह ग्लूकोज टॉलरेंस नॉर्मल है, इम्पेयर्ड है या वो डायबिटिक रेंज में है। लिपिड प्रोफाइल और किया जा सकता है, क्योंकि ओबेसिटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ कुछ केसेस में लिपिड प्रोफाइल भी एबनॉर्मल होता है। कई बार सीरम इंसुलिन भी कराया जाता है, सी पेप्टाइड लेवल्स भी कराए जाते हैं, परंतु इनसे हम बहुत क्लियर कट मेटाबॉलिक सिंड्रोम को क्वालिफाई या क्लासिफाई नहीं करते और इन सब को हम क्लिनिकल रिसर्च की सेटिंग में ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि एक क्लिनिकल प्रैक्टिस में करने के, क्योंकि इनसे कोई बहुत एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिलती। एक और टेस्ट भी है जो कई पीसीओडी की फीमेल्स में कराया जाता है, एएमएच या एंटी मुलेरियन हार्मोन। वास्तव में यह टेस्ट यह देखने के लिए कराया जाता है कि उस फीमेल में फर्टिलिटी पोटेंशियल क्या है। यह एक सरोगेट मार्कर है जो कि अभी बहुत वेल इस्टेब्लिश्ड नहीं है। यह ओवरीज में एक अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ फॉलिकल्स कैसे हैं, उनमें रेट ऑफ ओवुलेशन कैसा होगा और उस फीमेल का फर्टिलिटी पोटेंशियल आगे चल के कैसा हो सकता है, यह इसको डिनोट करता है। तो एएमएच लेवल भी जो फर्टिलिटी डिजायरिंग फीमेल्स हैं उनमें कराया जा सकता है। तो मित्रों, इस प्रकार हम किसी यंग फीमेल को जो हर्सिटिज्म के साथ प्रेजेंट कर रही हो, जिसमें हमें पहचानना हो कि उसमें पीसीओडी या रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं कि नहीं, हम अप्रोच करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट में अगर हम डिस्क्राइब करें, सबसे पहले यह देखना कि उसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन स्लोली प्रोग्रेसिव है या रैपिडली प्रोग्रेसिव। फिर सेकेंडरी कॉजेज़ को एक्सक्लूड करें, हाइपर एंड्रोजेनीमिया को इस्टेब्लिश करें, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी दिखे हैं या नहीं है, और फिर इन क्लिनिकल क्राइटेरियाज और लेबोरेटरी क्राइटेरियाज के कॉम्बिनेशन से हम यह डिनोट कर सकते हैं कि वह फीमेल पीसीओडी है या इसके दूसरे फिनोटाइप्स या हाइपर एंड्रोजेनिज्म के और दूसरे कारण उनमें हैं। इनकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस इन केसेस के द्वारा बनाई जा सकती है। धन्यवाद।